हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केजीएसआईएस की बीपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट 1 से। ये जो टेस्ट होगा ये 2 आवर्स का है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 150 रहते हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स भी हैं। टेस्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 20 टेस्ट तो आ गए हैं, उससे भी ज्यादा आ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। बीपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज है ये, पॉलिटी के लिए। ओके, स्टार्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1, with reference to the Charter Act 1813, consider the following statements. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड। अच्छा, मैं पढ़ूंगी इंग्लिश में, हिंदी वाला भी है, जिनको हिंदी वाला देखना है वो देख सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश वाला ही मैं पढ़ूंगी और आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है? इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। यस, ये सही है। बिकॉज ये सही है बिकॉज ये 1813 में ये हुआ था। 1833 में क्या किया था? पूरा टी वाला और ये वाला भी, ट्रेड विद चाइना वाला भी कंप्लीटली खत्म किया गया था। ठीक है, 1813 में ये हुआ। इट कंसोलिडेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। यस। और लास्ट वाला है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया नाउ कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आई थिंक ये बिट्स इंडिया एक्ट से आया था क्या? यू कैन कमेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब हमने प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूटली लगा दिया। अ वीटो कैन बी एक्सरसाइज्ड इन प्राइवेट बिल्स। यस, प्राइवेट बिल्स में क्यों नहीं किया जा सकेगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो एब्सोल्यूट वीटो लगाएं या कोई भी वीटो लगाएं। इट वाज एक्सरसाइज्ड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल है ना, इसमें सस्पेंसिव वीटो लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। The Gram Sabha is granted constitutional standing by the 73rd Amendment Act to the Constitution. Yes. तो 73rd Amendment से आया था ये ग्राम सभा। ग्राम सभा was formally mentioned in the report of the बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। यहाँ पे हमें एक कुछ ट्रिक्स भी हैं, जैसे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट हो सकता है कि गलत हो। जैसे कि इसमें है रीजन में, ग्राम सभा was formally, ये वर्ड एक एक्स्ट्रा एडिशन है, फॉर्मली मेंशन किया रिपोर्ट में, यानी कि एक्सप्लिसिटली उसने मेंशन किया है ग्राम सभा को। नहीं, उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, उसने 3 टीयर की बात की है, बट इंट्रिंसिकली, मतलब एक तरीके से आप डिराइव कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं लिखा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट, who said that Constituent Assembly alone can frame an indigenous constitution for the country and truly and fully represent the will of the people? ये महात्मा गांधी थे। According to the Constitution of India, which of the following is or are ground for disqualification of member of the state legislature? Okay, disqualification के कौन कौन से ग्राउंड है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये हम सबको पता है कि ये स्टेटमेंट है, इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सेकेंड है, ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स और सर्विसेज। ये तो क्वालिफिकेशन के लिए है ना, कि उसके पास ऐसा कोई प्रॉफिटेबल वर्क ना हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हो। ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ना हो, तो ये तो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, ये तो ग्राउंड फॉर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिमिलरली जो थर्ड स्टेटमेंट है, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन, ये भी सेम स्टेटमेंट जा रहा है कि ग्राउंड फॉर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई क्यों होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट chronological order from the first of the last activity। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी हमने देखा 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947। आपका अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 1950 है, नहीं 1949। ओके, 1949। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 1950 है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट इज 9 दिसंबर 1946। तो अब हम क्रोनोलॉजी में लगा लेंगे।
नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? He or she exercises executive, legislative and judicial powers only. only नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर्स भी होती हैं, वो पार्डन भी करते हैं, ठीक है। He or she has to always act with the aid and advice of the council of ministers. Yes. Yes. नहीं, always नहीं। अगर इमरजेंसी लगी हो तो where are the council of ministers? No ना। He or she has the power to appoint and remove the members of the state finance commission. Yes. तो आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली। Which of the following, next question, which of the following has been added to the scope of the right to life, Article 21 by the Supreme Court, right to receive minimum wages? नहीं, ये हमारा DPSP में आएगा। Right to guaranteed employment for 100 days in a year, मनरेगा, अगेन DPSP में आएगा। जो right to livelihood वाला है ना DPSP, वो वाला। Right to live with dignity, ये आता है आर्टिकल 21 में। Right to livelihood, ये आता है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Government of India Act 1919, the functions of the provincial government were divided under the subjects reserved and transferred. Which of the following were considered reserved subjects? तो हम यहाँ देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लैंड रेवेन्यू, पुलिस है। पुलिस तो हम जानते हैं ना कि ट्रांसफर्ड में तो नहीं होगा, रिजर्व्ड ही सब्जेक्ट्स होगा, वो अपने पास ही रखेंगे। तो फोर्थ तो हमारे आंसर में होगा, यानी कि ए स्टेटमेंट हमारा हट जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कि जस्टिस, जस्टिस भी होना चाहिए हमारे पास, ब्रिटिशर्स नहीं छोड़ेंगे। तो अब हमारा बी हट जाएगा क्योंकि उसमें 1 मिसिंग है, तो 1 और 4 होगा ही। अब हम देखते हैं 2 and 3 में से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत, उसको लेके क्या करेगा ब्रिटिशर्स? लैंड रेवेन्यू, पैसे पे ज्यादा इंटरेस्ट था, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, 3 and 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। which among the following participate in the election of the president of India? The nominated members of both the houses of parliament. नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो 1 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, आंसर आ जाएगा ओनली 2 and 4, बिना आगे पढ़े हुए। बट हम पढ़ते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ओके, ये होगा। जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो हाउसेस के भी होंगे, लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ स्टेट्स के भी होंगे। स्टेट्स वाले क्यों होंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं इज द हेड ऑफ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, इसलिए। थर्ड वाला है द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों जगह के नहीं होंगे, पार्लियामेंट के नहीं हो रहे तो स्टेट के भी क्यों होंगे? फोर्थ, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यस, ये होंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding the features of the 74th Amendment Act of 1992. The governor of a specific state may direct that the provisions of the act may modify as per his discretion. मे, देखो यहाँ पे मे है, इससे स्टेटमेंट बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट में जा रहा है कि वो मे हो सकता है कि वो डायरेक्ट कर सकता है इन सर्टेन केसेस पे, मतलब कुछ चीजों में। The state of legislature may make provisions with respect to the maintenance of account by municipalities. लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर क्यों प्रोविजन क्यों बनाएगा प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस? उसको क्यों इतनी पावर दी जाएगी? अमेंडमेंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, अमेंडमेंट कर रही है, यूनियन पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रहा है। जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रहा है, व्हाई द पार्लियामेंट विल थिंक ऑफ गिविंग स्टेट लेजिस्लेचर power to make provision with respect to maintenance of accounts by municipalities? If they are making a three-tier government, like if they are considering to make three-tier like central, state and local body, then why they will be considering it? The act does not provide for any specific time period for any municipality. ये भी नहीं होगा क्योंकि बहुत नेगेटिव स्टेट डज नॉट प्रोवाइड फॉर, ये नेगेटिव जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट, which of the following best describes the term judicial dynamism? डायनामिज्म मतलब एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसने अपने आप से
एक्ट किया, तो इट इम्प्लाइज दैट द रोल ऑफ जजेस शुड बी scrupulously लिमिटेड, नहीं. इट रिक्वायर्स अ जज हु हैज बीन अपॉइंटेड टू हियर एंड डिटरमाइन अ केस टू स्टैंड डाउन फ्रॉम दैट केस. It requires NGOs to fight cases of downtrodden sections of society. The assertive role played by the judiciary to force the other two organs of the government, legislature and executive, to discharge their constitutional duties. ये वन ऑफ द बेटर स्टेटमेंट है कि जुडिशियल डायनेमिज्म, मतलब जुडिशियल अपनी पावर यूज कर रहा है to maintain a balance between legislature and executive as well as judiciary to discharge their constitutional duties. तो आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया a bill which levies tax without the recommendation of the president cannot be introduced इन द लेजिस्लेचर? आर्टिकल 117, क्योंकि बजट का इसी से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 117 आ जाएगा. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पैसा एक्ट ऑफ 1996. The central government may nominate such scheduled tribes which have no representation in the panchayat at the intermediate level or the panchayat at the district level. Every village shall have a gram sabha. Okay, ये पैसा एक्ट में होगा कि every village shall have a gram sabha consisting of person whose names are included in the electoral rolls for the panchayat at the village. हम जान रहे हैं सेकंड वाला स्टेटमेंट तो सही है. The prior recommendation of the gram sabha or the panchayats at the appropriate level shall be mandatory for the grant of concession. Yes, for minor minerals. Minor minerals के लिए ये कंपलसरी लिखा हुआ है कि मैंडेटरी कंसल्टेशन करनी ही करनी है. और फर्स्ट वाले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट आना चाहिए, बिकॉज स्टेट ही देखेगा कि कौन एसटी है और किसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए पंचायती राज में. तो आंसर हो जाएगा B2 and 3 ओनली. नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ द असेंबली ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द चीफ मिनिस्टर. नहीं, ठीक है, वो पार्लियामेंट में ही अपना रेजिग्नेशन देगा, डेप्यूटी स्पीकर को देगा. ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ असेंबली. तो आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2. नेक्स्ट आते हैं, मैच करना है. पार्ट पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्टोरल से, क्योंकि हम देखते हैं आर्टिकल 324 वगैरह जो होता है वो आर्टिकल, ये वो पार्ट इसमें ही जाता है, ठीक है, 15 में. फिर पार्ट 16 हमारा जाएगा इमरजेंसी प्रोविजंस में. नहीं 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 नहीं, 16 कैसे, 18 होता है इमरजेंसी प्रोविजंस का. 18 होगा हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस का, ठीक है. पार्ट 16 होगा स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सेक्शंस, और पार्ट 17 होगा ऑफिशियल लैंग्वेज. तो 17 हो जाएगा हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज. नेक्स्ट आते हैं, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. नहीं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय whom? By president. Or the constitution does not specify the strength of high court and leaves it to the discretion of the parliament. Leaves it to the discretion of president. यहाँ पे होगा president, ऊपर में भी president और नीचे में भी president. Next, the preamble of the Constitution of India aims to ensure that all its citizens, बोलते हैं justice, political, social and economical, freedom of thought, expression, belief, faith and worship, equality of opportunity, dignity of the individual, fraternity की बात, ठीक है. तो चारों होगा 1 2 3 4. Consider the following statements regarding delimitation commission. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी में आया इस बार 2023 में. Commissions have been constituted 4 times, नहीं 5 times नहीं 4 times. Orders of the commission cannot be questioned before any court of law. ये सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2. Consider the following statement with reference to judiciary of India. The president can appoint a judge of the Supreme Court
as an acting Chief Justice of India? Yes. With the previous consent of the President, the Chief Justice of India can appoint a judge of a High Court as an ad hoc judge of the Supreme Court for a temporary period. Yes, क्योंकि बहुत पॉजिटिव लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ना कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट से फॉर टेम्पररी जज के लिए। और जबकि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो बनाया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो एक टेम्पररी नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है, बट इट इज नॉट एन एडहॉक। एडहॉक मतलब टेम्पररी। टेम्पररी वाला कौन करेगा काम? चीफ जस्टिस बनाएगा। चीफ जस्टिस किसके कंसल्टेशन से बनाएगा? प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से। The retired judge who is acting as a judge of the Supreme Court for a temporary period will enjoy all the jurisdiction, powers and privileges of a judge of the Supreme Court. तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि तीनों सही है। Consider the following statements regarding President's veto power. A constitutional amendment bill can only be assented. Yes, वो must है। constitutional amendment bill अगर president के पास गया है, उसको must है उसको assent देना। The president has more veto power regarding the ordinary bill as compared to the money bill. Yes, money bill को तो वो hold भी नहीं कर सकता, सॉरी money bill को तो वो सिर्फ hold कर सकता है, ठीक है, उसमें हर तरीके के veto नहीं लगा सकता वो। Next. In which of the following cases the Supreme Court held that the preamble is a part of the Constitution? तो ये LIC of India केस में हुआ था, ठीक है। Which of the following organizations or departments is presided by the President of India? It is Indian Red Cross Society. With reference to the judiciary of India, consider the following statements. The term contempt of court has been defined by the Contempt of Court Act of 1971. जनरली जब हम यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन अटेंड कर रहे होते हैं ना कि इस चीज पे डिफाइन हुआ ये चीज, तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। बट यहाँ पे सिंस ये बीपीएससी वाला है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जनरली सही होते हैं कि द टर्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके अंदर। एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि यही चीज एक्ट में भी सेम सिमिलर नाम है, तो हमें एक चीज ये याद कर लेनी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ना डिफाइन किया है इस एक्ट में, तो वन सही होगा। आर्टिकल 129 grants the High Court the power to punish for contempt of itself. आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट के लिए तो है, आर्टिकल है वो, बट वो है सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए, नॉट फॉर हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए। एक और चीज हम देखेंगे कि हाई कोर्ट ना लाइक 217 के आसपास आर्टिकल है, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स 129 इस टाइप के रहते हैं। द पर्पज ऑफ कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन इज टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी। यस, आंसर हमारा हो जाएगा 1 and 3। Next question. The Parliament of India can add a particular law to the 9th schedule of the Constitution of India. Yes. The validity of any law enshrined in the 9th schedule cannot be tested by any court and no decision can be taken thereon. ठीक है, ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है कि ये एक तरीके से ये कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू किसी भी चीज का हो सकता है, तो आंसर हमारा 1 ओनली हो जाएगा। Next आते हैं, consider the following statements with reference to judicial review. It can be defined as the power of the judiciary to examine the constitutionality of executive orders of both the central and state governments. बिल्कुल सही बात है कि दोनों central and state governments की constitutionality को judiciary check कर सकता है। The Supreme Court has not declared the power of judicial review as an element of basic structure of the Constitution so far. उसने साफ साफ बोल दिया basic structure में कि judicial review is a part of the basic structure. The judicial review is needed to uphold the principle of the supremacy of the Constitution. Yes, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3. Next, consider the following statements. The judge of the Supreme Court can be removed on the ground of proved misbehavior. Yes, ठीक है, ground of proved misbehavior में हटा सकते हैं। The Lok Sabha must sign the motion with at least half of the majority in order to begin the removal of the Supreme Court judge. नहीं, 100 लोगों को साइन करना पड़ता है फ्रॉम लोकसभा और 50 होते हमारे राज्यसभा से। अगर मोशन मतलब मोशन जहां से इनिशिएट हुआ है, अगर वो लोकसभा से इनिशिएट हुआ है तो 100 लोग, और अगर राज्यसभा से इनिशिएट हुआ है तो 50 लोगों को साइन करना पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो जा रहा है।
थर्ड वाले में आ रहे द स्पीकर और चेयरमैन इज अंडर ऑब्लिगेशन टू एडमिट द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडमिट करने के ऑब्लिगेशंस में होता है क्या? नहीं, उसकी मतलब जो भी तरीके से रहता होगा उनका, बट वो मना भी कर सकता है कि हम एडमिट नहीं कर रहे मोशन को। तो आंसर हमारा हो जाएगा वन ओनली। नेक्स्ट, मैच करना है अगेन, मतलब मैच सही हुआ है कि नहीं ये बताना है। तो आर्टिकल 158 ये होता है अपॉइंटमेंट, तो इसका मैं सीधा आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल 158 होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 153 गवर्नर नॉट होल्ड्स एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर्टिकल 165 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। 165 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर आती है आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 161 आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements with reference to the High Court. All the High Courts which exist today were set up under the provisions of the Indian High Courts Act 1861. ठीक है, तो जो भी एग्जिस्ट करते हैं आज whatever high courts which exist, okay, whatever high courts exist today वो उसी एक्ट से तो नहीं आए होंगे, है ना? तो वो डिफरेंट एक्ट से भी आए क्योंकि बाद में भी बने हैं कुछ हाई कोर्ट्स। द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट केप्ट आउटसाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट केप्ट आउटसाइड द, नहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है रिट, रिट वाली चीजें, बिकॉज वो एक फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 220 द प्रेसिडेंट may transfer a judge from one high court to another high court। okay? तो आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि इस आर्टिकल मुझे लगता है 222 है क्या, 220 तो नहीं है, बट हाँ ये चीज वो कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। नेक्स्ट, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो इन विच वन इज कॉल्ड assertion and the other is called reason। तो इसमें है the elements of continuity and change are embodied in the nature of the Indian political system। Yes, the Indian political system has elements of the following political styles: modern style, traditional style and saint style। Yes, ठीक है, दोनों सही है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कंटिन्यूटी एंड चेंज के एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें एलिमेंट्स हैं मॉडर्न स्टाइल है, ट्रेडिशनल भी है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये लग रहा है कि रीजन भी होता है और एजर्शन भी है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग है। इट कैन बी promulgated when either of the house is not in session। Absolutely, either of the house is not in session और both the house is not in session, तब हम ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं। The satisfaction of the president is final and beyond judicial review। Beyond judicial review इंडिया में कुछ भी नहीं है। It ceases to operate on the expiry of 3 weeks from the reassembly of parliament। नहीं, ठीक है, 6 months है, one only। okay, next, a panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall serve the entire 5 years। नहीं, remainder period को सर्व करेगा पंचायत। पंचायत will serve the remainder टाइम, जितना मान लो अगर 3 साल या 4 साल बाद पंचायत खत्म हो गई, पंचायत डिसॉल्व हो गई और फिर से इलेक्शन हो रहे, तो वो जो 1 साल के लिए पंचायत बनेगी दैट विल बी फॉर 1 year ओनली, नॉट फॉर 5 years। तो पहला गलत हो जाएगा। All the state laws relating to panchayat shall be ended with immediate effect at the commencement of the 73rd Constitutional Amendment Act।
ऑल बोल रहा है और इमीडिएट इफेक्ट के साथ एंड हो जा रहे हैं। ये बहुत वीक स्टेटमेंट है, बहुत ही एक्सट्रीम जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। All the members of panchayats at the village, intermediate and district levels shall be elected directly by the people. ये सही है, ठीक है, डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होंगे, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3, दैट इज ए। बाय डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज, अगर कहीं भी वर्ड में कुछ ऐसा बोल रहा है कि इसकी मीनिंग क्या होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट लिखा है, या वर्ड्स आ रहे हैं कि लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, अ, तो जनरली आंसर उनमें से होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में 3 से 4 बार आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। और बीपीएससी में हम देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालयस, these shall be bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act 1872। ये नहीं, कोई एक्ट से बोल रहा है तो नहीं है, ठीक है। दे आर मोबाइल कोर्ट्स एंड शेल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। ओके, मोबाइल कोर्ट्स मतलब जो आप जनरली कहीं भी लगा सकते हैं, वैस उस टाइप के कोर्ट्स, क्योंकि ग्राम है तो वो उस टाइप से ही एक्सेसिबल होगा। एंड शेल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 and 3। Next, consider the following statements. The advice tendered by the Supreme Court on any dispute arising out of pre-constitution treaty is binding on the President. President पे कुछ भी binding नहीं है, ठीक है, हट क्या है। If any question of law or fact of public importance has arisen, the Supreme Court may refuse to tender its opinion to the President. Exactly, वो refuse, Supreme Court refuse कर सकता है कि मैं अपना एडवाइस नहीं दूंगा पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर में, लेकिन वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है अगर मैटर इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में हो, तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस पे वो रिफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन एंड इट्स jurisdiction. India is made of 28 states and 8 union territories. Yes. India is a sovereign, secular, democratic republic with a parliamentary form of government. इसका आंसर both 1 and 2 हो जाएगा। Next, in which of the following matters the powers and status of the Rajya Sabha are equal to that of the Lok Sabha? मतलब हमको देखना है कि लोक सभा राज्य सभा दोनों इक्वल कब है पावर में। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यस, दोनों दोनों में बराबर वोटिंग होती है। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट, यस। वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, नहीं। राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन हो सकता है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती है फॉर द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। मैंने बोला अभी कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल या फिर इस टाइप के वर्ड हो अकाउंटेबल, तो वो जनरली आंसर होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाकी देखो ना, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, नॉट गुड। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। हाउ पीपल कैन रिमूव द गवर्नमेंट? Okay, indirectly we could say that, but that's not possible. Best answer is, what is the parliamentary form of government? A government which is accountable to parliament. Next. As a federal court, the Supreme Court has exclusive original jurisdiction in a few cases. The jurisdiction of the Supreme Court does not extend to which of the following cases? Okay, a dispute arising out of any pre-constitutional treaty agreement. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का किस में नहीं आता बोल रहा है। हमने देखा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ना सुप्रीम कोर्ट का जनरली सेंटर एंड स्टेट्स के केस में आता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आउट हो गया, आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, तो 1 तो आंसर में होगा ही होगा। नॉट पूछ रहा है ना, नॉट आंसर कहाँ का नहीं हो सकता, वो आंसर में आना है, तो 1 तो होगा। 2 and 3 और नन हमारा हट जा रहा है। अब एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, देखते हैं क्या होता है।
आगे, एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट ऑफ और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। ये बेटर स्टेटमेंट लग रहा है बिकॉज ये डिस्प्यूट की बात कर रहा है, लेकिन जब पेंशन और एक्सपेंसेस पे बात आ रही है और मान लो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से अगर पैसा जा रहा है, सैलरी जा रही है किसी एम्प्लॉय को, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट कैसे इनिशियली इंटरफेयर करेगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे चांसेस ऐसे बने कि पेंशन्स की जो डिटेल्स हैं वो स्टेट देगा तो हो सकता है ऐसी कुछ चीजें बने जिसमें हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस जरूरी हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट, ओरिजिनल jurisdiction means the power of a high court to hear disputes in the first instance, not by way of appeal। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल jurisdiction क्या होता है ये बता दिया। Which of the following is or are included under original jurisdiction of High Court? Enforcement of fundamental rights of citizens। Yes, ये original, आप directly fundamental rights मेरा violate हुआ करके सब बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाए हुए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यस, cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of the constitution of its own right। तो ये भी होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 एंड 3। अच्छा, अब ये मैच द फॉलोइंग। लक्षद्वीप कब बना? 1956 में। दमन एंड दीव कब बना? 1960 1962 में बना है दमन एंड दीव। 1962 में दमन एंड दीव। चंडीगढ़ बना 1966 में और दादर एंड नगर हवेली 1961 में। नेक्स्ट, the provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act can be grouped into two categories, compulsory and voluntary. Which of the following are part of voluntary provisions? Voluntary मतलब जरूरी नहीं है। इसमें Establishment of State Election Commission, State Election Commission एक जरूरी प्रोविजन लगता है, तो ये वॉलेंट्री तो नहीं होगा, कंपलसरी होगा तो वन हटा देंगे हम, तो ए हट जाएगा और डी हट जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स of women in panchayats at all three levels। ये भी एक वन ऑफ द कंपलसरी प्रोविजंस होना चाहिए कि 1/3 सीट्स हम विमेन के लिए कर रहे हैं, इसको वॉलंटरी प्रोविजन में तो नहीं डाला गया, तो ये भी हट जाए। डिटरमाइनिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत। ओके, ये वॉलंटरी प्रोविजन हो सकता है कि कैसे हमें इलेक्शन कराना है। मेकिंग द ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 एंड 4। नेक्स्ट, consider the following statements: presidential impeachment charges should be passed by 2/3 of members that frame the charges। यस, 2/3 मेंबर्स, हम चाहते हैं ना कि स्पेशल मेजोरिटी से हो, ताकि इतने हायर पोस्ट पे कोई इजीली न जा सके। एन इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। यस, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेस्पाइट की मीनिंग क्या है? अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड। रेमिशन मतलब reducing the period of sentence without changing its character, और reprieve का मतलब substitution of form of punishment। Next question, which of the following Supreme Court cases are related to disputes or conflicts between fundamental rights and DPSP? तो हम देखते हैं कि चंपकम दुराई राजन केस है और केशवानंद भारती केस है और पुलकनाथ केस है। केस पुत्ता स्वामी केस तो राइट टू प्राइवेसी में है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा 1 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन कौन कौन सी है, मतलब क्या करती हैं? दे सर्व एज ए वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। यस, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। यस, दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजंस। यस, दे आर enforceable by law। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements with reference to state organizations। ठीक है, जस्टिस फैजल अली, के.एम. पानिकर एंड हृदयनाथ कुंजरू आर इट्स मेंबर्स। यस, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में जस्टिस फैजल अली, के.एम. पानिकर एंड हृदयनाथ कुंजरू हैं। द कमीशन सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब। नहीं,
सपोर्ट नहीं किया इसने। एज पर द स्टेट, इन्होंने लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पे भी तो बात बोला था कि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पे होना चाहिए। ओके, एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 14 states and 6 UTs were created। ये बात सही है, तो ये हमें याद कर लेना यहाँ से कि 40 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 14 स्टेट्स एंड 6 UTs क्रिएट हुई थी। ऊपर चला गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following fundamental duties of citizens कौन कौन सी? To prohibit the consumption of intoxicated drinks। ये तो हमारा उसमें आता है, किसमें? DPS में, आई थिंक आर्टिकल 47 है। To value and preserve the rich heritage of our composite culture, ये fundamental duty है। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, yes। Safeguard public property and to abjure violence, yes। Consider the following statements with reference to Attorney General of India. He or she has the right to audience in all courts of India, yes। He or her fees for private legal practice are separate from the salary received from holding the office, yes। He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament, yes। इनको भी proper privileges मिले होते हैं, immunity मिली होती है, जैसे parliamentary members को मिली होती है। 15th, under Article 19, subclause 2, reasonable restrictions on the exercise of freedom of speech and expression may be justified in which of the following circumstances? State security, defamation, sedition, public order। इसमें कौन कौन सा होगा? सेडिशन नहीं आता है जनरली, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, तो थर्ड हम हटा देंगे, क्योंकि सेडिशन के बाद ना अभी हम देखेंगे कि सेडिशन टॉपिक को, मतलब उस पे हम लाए थे, UAPA आया था इसी नाम पे। तो आंसर में 1, 2 एंड 4 है। तो आज 50 तक करते हैं, फिर रिकॉर्ड चैप्टर में हम 50 से 100 या फिर पूरा 50 से 150 कर लेंगे। ओके, फिर रेगुलर रहते हैं सीरीज में। ओके, फिर ऑल द बेस्ट, बाय बाय।